एक्सपोजर के 3 पार्ट होते हैं, बेसिक 3 फीचर्स होते हैं। वन इज़ अपर्चर, सेकंड इज़ शटर स्पीड एंड थर्ड इज़ आईएसओ। तभी सबसे पहले हम आपको अपर्चर के बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ एग्जैक्टली अपर्चर? अपर्चर बेसिकली जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो जो भी हमारी लाइट अवेलेबल है वो सही क्वांटिटी में कैमरे के सेंसर तक पहुंचना चाहिए, तो ही पिक्चर सही आएगी। लाइट ज़्यादा हो जाएगी तो ओवर एक्सपोज हो जाएगा, लाइट कम हो जाएगी तो अंडर एक्सपोज हो जाएगा। तो करेक्ट एक्सपोजर पाने के लिए हमारे कैमरे के अंदर एक डिवाइस होता है जो कि लाइट को कंट्रोल करता है, उसको हम अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर बेसिकली क्या होता है? सपोज़ कभी अपने आँखों को मिरर में देखो तो क्या होता है, जब ज़्यादा रोशनी होती है तो हमारे आँखों का जो पिपिल होता है वो सिकुड़ जाता है, और कम रोशनी होती है तो वो फैल जाता है। अब ये देखो, जो ये हमारी आँख है और ये कैमरे का लेंस है जो मैंने आपको दिखाया अभी। आँख के अंदर क्या क्या होता है? कॉर्निया होता है, आइरिस होती है और पिपिल होता है, और ब्रेन जो होता है हमारा, उसके पास में रेटिना होता है जिसके ऊपर की इमेज आती है। तो सेंसर हमारे कैमरे का रेटिना हो गया जिसके ऊपर इमेज बननी है। ये जो वाइट पोर्शन कॉर्निया है ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम हो गया लेंस के अंदर का, और इसके अंदर जो पिपिल है वो हमारा अपर्चर हो गया। पिपिल हमारा छोटा बड़ा होता है लाइट के हिसाब से, उसी तरह से अपर्चर भी हमारा छोटा बड़ा होता है लाइट के हिसाब से। ओके, लाइट कैम इसकी लेंस की खासियत क्या होती है कि, या पहले सबसे पहले आइज़ की बताते हैं। आइज़ की खासियत क्या होती है? जब आप कभी देखते हो कि मूवीज़ में बाहर से निकल के अचानक जब कोई अंदर आता है तो उसको दिखाई नहीं देता है, जबकि बाकी जो अंदर बैठे रहते हैं सिनेमा हॉल में उनको सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जो बाहर से आता है वो ऐसा ऐसा टटोलता हुआ अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो इसलिए क्योंकि वो बाहर से आया है। बाहर से आया है तो उसके आँखों की जो पिपिल है वो बाहर के लाइट के हिसाब से थोड़ी सी श्रिंक्ड है, छोटी है। जब वो अंदर आता है अंधेरे में तो धीरे 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 उसकी पिपिल खुलती हैं, फिर उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। मतलब अंधेरी रोशनी में उसका पिपिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन अभी चूँकि वो बाहर से आया है इसलिए उसके पिपिल छोटे हैं, इसलिए उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वेरस जो लोग ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं वो एडजस्ट हो चुके हैं अंधेरे के, तो उनका पिपिल बड़ा हो चुका है, तो उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, जबकि आइज सेम है। ओके, तो सेम एज लेंस के अंदर भी लाइट ज़्यादा होगी तो पिपिल हमारे छोटे हो जाएंगे, मतलब हमारा जो अपर्चर है वो छोटा हो जाएगा। लाइट ज़्यादा होगी तो हम उसको कम कर देंगे, लाइट कम होगी तो बड़ा कर देंगे। अब अगर मान लो बहुत ज़्यादा रोशनी है और हमने उसमें डायफ्राम भी बड़ा खोल दिया तो क्या होगा? ज़रूरत से ज़्यादा लाइट अंदर चली जाएगी तो पिक्चर क्या होगी? ओवर एक्सपोज हो जाएगी। हम अंधेरे में बैठे हैं और हमने लेंस भी हमारा बिल्कुल छोटा सा खोला, अपर्चर बहुत छोटा कर दिया, तो क्या होगा? लाइट कम जाएगी, पिक्चर अंडर एक्सपोज हो जाएगी। तो एग्जैक्टली हमको अपने अपर्चर को उतना ही खोलना, जैसे हम किसी भी रोशनी में जाते हैं 10-15 सेकंड के बाद हमको क्लियर दिखाई देने लगता है सब कुछ, क्योंकि मेरी आँखें अपने आप उस रोशनी के हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। तो सेम विथ योर लेंस कि आपकी जो भी अवेलेबल लाइट्स रहती हैं उस हिसाब से उसके बराबर का अगर हमने डायफ्राम हमारा अपर्चर खोल दिया तो हमारी आँखें बराबर देखने लगेंगी। अगर मान लो नहीं खोला तो या तो ज़्यादा देखेंगी या कम देखेंगी। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी आप देखो, अभी पिक्चर कैसी आई आपकी? कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना? अभी कैसी आई पिक्चर? ज़्यादा ब्राइट हो गई। मतलब पहली बार में क्या हुआ? बिल्कुल डार्क हो गई। दूसरी बार में क्या हुआ? ज़्यादा ब्राइट हो गई। तो हमें क्या करना है? इसको एक्यूरेट बनाना है। तो पहली बार में क्या किया था हमने? अपर्चर बहुत छोटा कर दिया था। दूसरी बार में हमने क्या किया था? अपर्चर बहुत बड़ा कर दिया था। दोनों ही टाइम में पिक्चर मेरी अनबैलेंस रही। अब हम सिंपल एक खाली लगा देंगे और अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा।
गॉट इट। सिर्फ अपर्चर से मेरी पिक्चर कंट्रोल हो जा रही है। पहले रूम वही है, लाइट भी वही है, पर्सन्स भी वही हैं, कैमरा भी सेम है, सब कुछ सेम है। ओनली थिंग इज़ कि अवेलेबल लाइट के हिसाब से हमने कंट्रोल सही नहीं रखे थे, तो फर्स्ट टाइम में मेरी पिक्चर डार्क हो गई, सेकंड टाइम में मेरी पिक्चर ब्राइट हो गई, और थर्ड टाइम में जब सब कुछ मैंने कंट्रोल कर दिया तो मेरी पूरी पिक्चर परफेक्ट हो गई। तो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अपर्चर कि अपर्चर इज़ एन आइटम जो कि आपके कैमरे में अवेलेबल लाइट्स के हिसाब से प्रॉपर लाइट को कैमरे के सेंसर तक पहुंचा देता है। ये लेंस के अंदर ये डायफ्राम छोटा और बड़ा होता जा रहा है। ये अंदर 6 प्लेट्स का एक डायफ्राम होता है जो कि जिसको हम जितना चाहे छोटा कर सकते हैं, जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, उसके हिसाब से लाइट को एडजस्ट करता है। और ये जब छोटा और बड़ा जो हो रहा है, इस हर छोटे और बड़े के लिए इसकी जो ओपनिंग है उसके लिए एक वर्ड डिसाइड किया हुआ है, उसको बोलते हैं एफ़ नंबर। एफ़ नंबर मतलब हर कैमरे में एफ़ नंबर होता है जिसके हिसाब से इसको छोटा बड़ा किया जाता है। सबसे बड़ा है जो नंबर होता है, जितना छोटा होगा ओपनिंग उतनी बड़ी होती है, और नंबर जितना बड़ा होगा ओपनिंग उतनी छोटी होती है। तो इस कैमरे के जितने भी लेंस होते हैं उनके डायल पे 22, 16, 11, 8 इस तरह से लिखा होता है। एंड इट गोज़ अप टू डिपेंड्स कि लेंस की कैपेसिटी कितनी है। तो कभी 1.4 होता है, कभी 2.8 होता है, कभी 3.5 होता है, जितनी लेंस की कैपेसिटी हो। ये नंबर जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मतलब वो कम से कम रोशनी में फ़ोटो खींच सकने की उसमें कैपेसिटी रहेगी। और जितना ज़्यादा ये छोटा नंबर होता जाता है उतनी बड़ी ओपनिंग बड़ी होती जाती है, और जितनी ज़्यादा ओपनिंग बड़ी होगी किसी लेंस की उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। ओके, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, उतनी ज़्यादा कम रोशनी में वो फ़ोटो खींच सकता होगा, इसलिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो लेंस को जब भी हम ख़रीदते हैं तो ये ज़रूर देखते हैं कि हमारे उसमें मैक्सिमम ओपनिंग कितनी है। मिनिमम ओपनिंग कितनी है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, मैक्सिमम ओपनिंग कितनी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके, ये बेसिकली जो अपर्चर होता है, अपर्चर के अंदर जो मैंने बताया था कि ये जो छोटा बड़ा जो होता है, इस छोटा बड़ा होने को अपर्चर बोलते हैं। और अपर्चर का एक नाम होता है, उसको एफ़ नंबर बोलते हैं। एफ़ नंबर मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं बोलूँगा जितने भी इसके अंदर की जो ओपनिंग्स होती हैं सबका एक नंबर होता है, 2.8, 1.6, 1.4, 11, 8 व्हाटएवर। तो जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये छेद जो होता है, डायफ्राम जो होता है, वो छोटा होता जाता है, मतलब लाइट कम आएगी। अगर आपके कैमरे में 22 डायफ्राम लगा हुआ है तो कम से कम लाइट अंदर आएगी। अगर 11 लगा है तो 22 से ज़्यादा लाइट आएगी। अगर 8 लगा है तो और ज़्यादा आएगी। तो इसको एफ स्टॉप बोलते हैं। डायफ्राम को शो करने के लिए इसको एफ नंबर बोलते हैं। तो लार्जर द एफ नंबर स्मॉलर द अपर्चर, ठीक है। स्मॉलर द एफ नंबर लार्जर द अपर्चर, ठीक है। f1.8 is the largest aperture whereas f22 is the smallest aperture। किसी भी कैमरे में जब आप देखोगे तो कैमरे के ऊपर जितने भी लेंस होते हैं उसके ऊपर जो उसका सबसे बड़ा अपर्चर होता है वो लिखा रहता है। जो सबसे छोटा अपर्चर होता है वो नहीं लिखा रहता, क्योंकि सबसे छोटे की कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो अपर्चर है उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि जितना बड़ा अपर्चर होगा उतना ज़्यादा वो एफिशिएंट लेंस होगा कि वो कम से कम रोशनी में भी फ़ोटो खींच सकता है। सिमिलरली f2.8 इज़ बिगर देन f5.6, है ना। नंबर लिखे रहते हैं अलग अलग, 2.8 भी है, 3.5 भी है, 5.6 भी है, 8, 11 जो भी है। तो 2.8 इज़ बिगर देन 5.6 and 5.6 is bigger than 8 and 8 is bigger than 11, 11 is bigger than 22। ये याद रखना, समझ में आना, क्योंकि ऐसा नहीं दिमाग में आना चाहिए कि नंबर बड़ा हो रहा है
तो मेरा डायफ्राम भी बड़ा हो रहा है। नंबर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है मेरा डायफ्राम छोटा होता जा रहा है। ये एग्जैक्टली होता क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी एफ नंबर होते हैं उसके हिसाब से उसका हर कैमरे के लेंस के ऊपर लिखा रहता है। सबसे बड़ा जो रहता है एफ नंबर उस लेंस की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब आप ये जितने भी फ़ोटोज़ हैं देखिए, इसमें सबसे छोटा जो है डायफ्राम दैट इज़ F22, सेकेंड इज़ F16, थर्ड इज़ F11, फोर्थ इज़, धीरे धीरे देखना अंदर के ब्लेड का साइज़ बढ़ता जा रहा है ना, नंबर छोटे होते जा रहे हैं। F4 देन 2.8 देन 1.8 में सबसे बड़ा। ये क्लियर हो गया? एफ नंबर छोटा होता जा रहा है तो डायफ्राम बड़ा होता जा रहा है। ओके, अच्छा, ये जो एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ये साइज़, ये सबसे बड़ा साइज है। ठीक है, लेकिन यही जो है मेरा किसी और कैमरे का, किसी और लेंस का सबसे छोटा भी इतना बड़ा हो सकता है। ये समझ में आई मेरी बात? ये दो लेंस मेरे सामने हैं, यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों लेंस की जो ओपनिंग है दोनों में F16 लगा हुआ है, दिख रहा है यहाँ से, दोनों में F16 लगा हुआ है, लेकिन एक में छोटा है और एक में बड़ा है। फिर आप बोलोगे यार ये तो ऐसा क्यों हुआ, इसमें तो छोटा है इसमें बड़ा है, लेकिन दोनों F16 है। इसका रीज़न समझाता हूँ मैं क्या होता है। ऑल्दो दोनों का एरिया बड़ा है, एक में बड़ा है एक में थोड़ा छोटा है, लेकिन दोनों F16 है। तो बेसिकली ये F नंबर होता क्या है, ये दोनों, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको फोकल लेंथ समझाता हूँ कि फोकल लेंथ क्या होती है ना। पहले फोकल लेंथ को समझ लो कि हर लेंस का अपना एक फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ मतलब कोई भी लेंस कितनी डिस्टेंस से इमेज को बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कभी सन की तरफ किसी लेंस को लो और ऐसे उसकी इमेज को लेने की कोशिश करो तो एक समय ऐसा आता है कि आपके हाथ पे सन की इमेज आ जाती है, आपको थोड़ी सी उसकी गर्मी फील होती है। कभी करके देखा है? तो एग्जैक्टली जिस डिस्टेंस पे इमेज बन जाती है वो डिस्टेंस जो है आपके लेंस का फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये फोकल लेंथ आपकी अलग अलग होती है अलग अलग लेंस के हिसाब से, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ एग्जैक्टली फोकल लेंथ। पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि कोई भी लेंस जो होता है उसकी अपनी एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ होती है कि उतनी डिस्टेंस के ऊपर वो इमेज को बनाएगा अपने सेंसर या कैमरे की फिल्म जो भी है उसके ऊपर। ओके, इस पिक्चर को देखो आप, इसमें ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका लेंस है और ये पीछे आपकी सेंसर स्क्रीन है। ठीक है, अब ये जो लेंस है और ये जो इमेज आ रही है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब मैं फोकल लेंथ को छोटा भी कर सकता हूँ बड़ा भी कर सकता हूँ अपनी नीड के हिसाब से। अब वो नीड क्या होती है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस पिक्चर को देखो आप, इसमें सबसे पहला जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, छोटी है, हार्डली 15 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर या 18 मिलीमीटर। तो जैसे जैसे फोकल लेंथ को हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे, अच्छा दूसरा क्या होता है कि जो आपकी फोकल लेंथ होती है उसके हिसाब से उसका एंगल ऑफ व्यू भी होता है। एंगल ऑफ व्यू मतलब वो कितने एंगल तक देखेगा। सपोज़ अगर मैं आपका ये वाला लेंस लगा दूं, छोटा वाला लेंस लगा दूं, तो कैमरा आपके कुछ लोगों की फ़ोटो खींचेगा, बाकी पूरे कमरे की फ़ोटो नहीं खींचेगा। लेकिन जैसे 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 लेंस बदलते जाते हैं वैसे वैसे वो उसका एंगल ऑफ व्यू बढ़ता जाता है। वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये अलग अलग जो फोकल लेंथ होती हैं उसका क्या पर्पस होता है वो समझने की कोशिश करो। अभी स्क्रीन पे आप पूरी चारों दिखाई दे रहे हो, ठीक है।
अब जैसे जैसे मैं आपके लेंस की फोकल लेंथ चेंज करूँगा, देखना क्या होता है। अभी कौन दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक या दो लोग दिखाई दे रहे हैं। इस समय हमारे कैमरे का फोकल लेंथ है 70 mm। ठीक है, अब मुझे यहीं पे बैठे बैठे ज़्यादा लोग, अभी दो तरीका है, अगर मुझे तुम चारों की फ़ोटो लेनी हो तो या तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। ओके, मैं पीछे नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पे खड़े होकर तुम चारों की फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं अपने कैमरे की फोकल लेंथ को थोड़ा सा, लेंस की फोकल लेंथ को थोड़ा सा कम कर दूँगा। जैसे ही मैं फोकल लेंथ को कम करूँगा तो मुझे थोड़े से और लोग देखने को मिल जाएंगे। अभी मेरे कैमरे की लेंस की फोकल लेंथ हो गई 24 mm। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चारों की फ़ोटो के साथ साथ में मुझे थोड़ा सा रूम भी दिखाई देने लग जाए, आसपास की चीज़ें भी दिखाई देने लग जाए, तो मैं थोड़ा और कम फोकल लेंथ का लेंस यूज़ करूँगा। तो मैं कर दूँगा उसको थोड़ा सा और, तो पीछे का कर्टेन वगैरह भी आने लगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम में से किसी एक का सिर्फ मुझे क्लोज़अप चाहिए। तो क्लोज़अप करने के लिए मैं इसको मैक्सिमम पे डाल दूँगा। तो सिर्फ एक आदमी का फोकस आ गया मेरे पास। तो बेसिकली जैसे जैसे मैं फोकल लेंथ को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरी फोकल लेंथ बढ़ रही है, उसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा लेंस जो है कम लोगों को व्यू कर रहा है, मतलब उसका एंगल ऑफ व्यू कम होता जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं लेंस का फोकल लेंथ कम करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे उसका एंगल ऑफ व्यू बढ़ता जा रहा है। ये समझ में आ गया एंगल ऑफ व्यू? एंगल ऑफ व्यू में क्या होता है, जो हमारी आँखें होती हैं वो जो देखती हैं वो लगभग 45 डिग्री के आसपास देखती हैं। हमारी आँखों का जो एंगल ऑफ व्यू होता है वो 45 डिग्री होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो 120 डिग्री पे भी देख लेते हैं, 180 डिग्री पे भी देख लेते हैं। तो सबके अपनी आँखों का एंगल ऑफ व्यू अलग अलग होता है। उसी तरह से हमारे जो लेंस होते हैं उनका भी एंगल ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो पर्पस के हिसाब से, यूटिलिटी के हिसाब से हम जैसे जैसे अपने लेंस को उसके हिसाब से चेंज करते हैं, उसका पर्पस के हिसाब से फोकल लेंथ चेंज होता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इसी कमरे में, छोटा सा कमरा है और मुझे बड़े से बड़े लोगों का ग्रुप खींचना है, मुझे ऐसा इवेंट कवर, मान लो इसी कमरे में अगर मैं बर्थडे पार्टी का प्रोग्राम करता हूँ और मैंने करीब 25-30 गेस्ट बुलाए हुए हैं, और अगर केक कटिंग का प्रोग्राम मैं इसी छोटे से कमरे में करवाना चाहता हूँ, तो मेरा सभी लेंस से सारे लोगों का फ़ोटो नहीं आएगा। जब केक कटिंग होती है तो स्टेज पे कम से कम 20 लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये जो कैमरा भी आप देख रहे हो, इसका जो लेंस है, इसमें अगर मैं 50 mm लगा देता हूँ, अभी जैसे अभी मान लो मैंने लगा दिया इसमें 50 mm से मुश्किल से सिर्फ केक की, और केक के ऊपर जो होस्ट या गेस्ट जो भी खड़ा है सिर्फ उसकी फ़ोटो आएगी, बाकी जो मेरे गेस्ट हैं उनकी फ़ोटो नहीं आएगी। अब मेरे को अगर यहाँ पे गेस्ट की भी फ़ोटो खींचनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी फोकल लेंथ को थोड़ा सा कम करूँगा। जितना छोटा फोकल लेंथ होगा उतना ज़्यादा मेरे लोग कवर होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने फोकल लेंथ को 18 mm कर दिया तो सारे लोग कवर हो गए। ओके, अब ये सारी चीज़ें आपको फंक्शंस में भी ज़रूरत पड़ती हैं कि आप कौन सा इवेंट कवर कर रहे हो। ओके, अब इसमें भी दो तरह के लेंस होते हैं। ये जो मेरा सिर्फ एक ही लेंस से सारा पर्पस हो जा रहा है, जिसमें फोकल लेंथ में बार बार चेंज कर ले रहा हूँ, वो लेंस कहलाते हैं जूम लेंस। ठीक है, जिसमें भी आपको खुद को आगे पीछे नहीं करना है, आपको खाली कैमरे के लेंस का डायल घुमा के चीज़ों को आगे पीछे दूर पास कर लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड जूम लेंस, जिसमें वेरिएबल फोकल लेंथ होती है। जूम लेंस का मतलब ये होता है ए लेंस विथ ए वेरिएबल फोकल लेंथ। ओके, अब आपको ये तो हो गया आपका जूम लेंस। अब इसकी जगह मैं आपको फिक्स फोकल लेंस दिखाता हूँ। अब ये मैं कुछ भी कर लूँगा, इतने सा ज़्यादा लोगों से ज़्यादा फ़ोटो नहीं आएगी। अब मेरे पास मजबूरी है,
अगर मैंने जैसे ये 50 mm का लेंस लगा दिया, अब मैं सिर्फ या तो आपकी खींच पाऊँगा दोनों की, या आप दोनों की, या आप दोनों की। एट अ टाइम मैं पूरे रूम की फ़ोटो नहीं खींच पाऊँगा। पूरे रूम की फ़ोटो खींचने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूँ। तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूँगा तो मुझे अपने कैमरे को पीछे ले जाना पड़ेगा। कैमरे को पीछे ले गए तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं। उसके बाद तो दीवार आ गई, अब इससे पीछे तो मैं जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो मजबूरी में मुझे या तो 2 लोगों की फ़ोटो खींचना पड़ेगा या बाहर जाना पड़ेगा। बाहर मैं जा नहीं सकता, तो जितनी मेरी कैपेसिटी है मेरा कैमरा खाली उतना ही खींचेगा। अब इस जगह पर अगर मैं खाली 2 लोगों की फ़ोटो खींचूंगा तो उससे तो मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो पूरे रूम की फ़ोटो खींचनी है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको अपना छोटा फोकल लेंथ का लेंस यूज़ करना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि मेरा जब एक लेंस है जिसमें कि 18 mm भी है, 50 mm भी है, 70 mm भी है, 200 mm भी है, तो उसी से मैं काम क्यों नहीं चला लेता हूँ? मुझे अलग अलग लेंस लेने की ज़रूरत क्या है? इट्स अ वैलिड पॉइंट। बट जैसे जैसे आप जूम लेंस का इस्तेमाल करते हो, आपकी पिक्चर की क्वालिटी डिटोरिएट होती है। जितना ज़्यादा शार्प पिक्चर आपके फिक्स फोकस लेंस से आती है, उतनी ज़्यादा शार्प पिक्चर आपको अपने जूम लेंस से नहीं आती। अभी जैसे ही मैंने ये 50 mm का लेंस लगा दिया, आपको अपनी पिक्चर ज़्यादा शार्प नज़र नहीं आ रही है क्या, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन? इस वाले जो फिक्स फोकस जो लेंस होता है, जिसको प्राइम लेंस बोलते हैं, कि इसमें आपका फोकल लेंथ सेम रहेगी, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। ऑलवेज इस तरह के जो भी लेंस रहते हैं उसकी शार्पनेस एज़ कम्पेयर टू जूम लेंस ज़्यादा होती है। ऑल्दो इज़ अ वेरी चीप लेंस, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी। ये वाला जो जूम लेंस है इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ये करीब 20,000 से शुरू होकर करीब 1.5 लाख तक के आते हैं। अलग अलग और भी प्राइजेस होती हैं चूँकि, लेकिन ये क्रॉप सेंसर का लेंस है इसलिए थोड़ा कम कॉस्ट का है, 70-80 तक का आ जाता है। बट 1.5 लाख 2 लाख तक के भी लेंसेस होते हैं। लेकिन 50 mm का लेंस अगर आपको लगाना है कैमरे में, तो उसकी खासियत क्या होगी कि एक फ़िक्स दायरे में आप फ़ोटो खींच सकते हो। अब आपको चाहिए कि इसी कमरे में मेरे को और ज़्यादा लोगों की फ़ोटो चाहिए, तो उस केस में आप फिर 18 mm का प्राइम लेंस लगाओगे। मतलब आपके इसी जूम लेंस के अंदर 18 mm भी है, 50 mm भी है, 70 mm भी है, 100 mm भी है, 180 mm भी है, 200 mm भी है। सब पे आपकी एंगल ऑफ व्यू बदलता जा रहा है और आपके जो लोगों की कवरेज जितने दूर तक पास तक की चीज़ें ले सकते हो वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेंस खरीदोगे तो आपको बहुत सारे लेंस खरीदने पड़ेंगे। इसीलिए जो फोटोग्राफर्स होते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, वो जूम लेंस तो रखते ही हैं अपने पास में, लेकिन 2-3 लेंस अपने पास वो ज़रूर रखते हैं। तो 2-3 लेंस जो होते हैं, मैं सबकी कैटेगरी बता देता हूँ आपको। बेसिकली सबसे पहला शुरुआत होती है वाइड एंगल लेंस से। वाइड एंगल लेंस का मतलब क्या होता है कि आपका 14 mm से लेकर 24 mm तक का जो लेंस होता है वो कहलाता है आपका वाइड एंगल लेंस। तो 14 mm और 24 mm के जो लेंस होते हैं उसमें ये देखो आपके अलग अलग जो लेंस हैं उसका एंगल ऑफ व्यू और फोकल लेंथ दिया हुआ है। सबसे पहला लेंस जो है आपका उसका है 180 डिग्री एंगल ऑफ व्यू एंड 8 mm। 8 mm फोकल लेंथ विथ 180 डिग्री व्यू, मतलब आपको इस एंड से लेके उस एंड तक पूरा कुछ दिखाई देगा। दैट इज़ कॉल्ड फिश आई लेंस। उसमें जैसे ही आप लेंस को लगा देते हो आपको इस एंड से उस एंड तक का सब कुछ दिखाई देता है। तो नॉर्मली इस तरह के लेंस यूज़ होते हैं जो बिल्डर्स वगैरह अपनी बिल्डिंग के लिए फ़ोटो खींचते हैं, या किसी होटल का एक रूम दिखाना है आपको कि मेरे होटल में क्या क्या है अवेलेबल, तो आपका एक बेड से लेकर दूर तक के पूरे रूम। अदरवाइज़ इस कमरे की अगर आप कवरेज लेना चाहो तो आपको क्या दिखेगा, आपको जैसे इस वाले कमरे की कवरेज लेते हो तो आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा, एक बेड दिखेगा या जो भी दिखाई देगा।
लेकिन उससे तो आपका ब्राउचर नहीं बन सकता। आपका कैमरे, आपका जो रूम है, लोगों को दिखाना है कि मेरे रूम के अंदर क्या क्या, तो पूरा एक कवरेज होना चाहिए। और 5-6 फ़ोटो अलग अलग देने से भी फ़ायदा नहीं होता है। एक फ़ोटो में एट ए ग्लांस देखना चाहिए कि मेरा रूम कैसा है या मेरी बिल्डिंग कैसी है। तो नॉर्मली ये बिल्डर्स और होटल्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, ये सारे लोग इस तरह के लेंसेज को यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपका पूरा व्यू एक बार में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है 24 mm, 24 mm, 18 mm, 16 mm, 14 mm, ये अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस होते हैं। इनको वाइड एंगल लेंस बोलते हैं। वाइड एंगल लेंस मतलब नाम से समझ में आ रहा है, वाइड एंगल, तो थोड़ा सा वाइड देखेगा। आप एक जगह खड़े हो जाओगे, आपको एक कोने से दूसरे कोने तक कमरे के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, आपको बार बार पीछे दूर नहीं जाना पड़ेगा, पास से भी आप ज़्यादा लोगों की फ़ोटो खींच सकते हो। तो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं उनके लिए इस वाइड एंगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है। कि नॉर्मली आप ऐसी जगह में ट्रैप हो जाते हो कभी कभी कि आपको एंगल मिलता ही नहीं, डेप्थ मिलती नहीं कि कहाँ से मैं खड़ा कहाँ हूँ और फ़ोटो कैसे खींचूँ। तो ऐसी जगहों पर आपको वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फोटोग्राफर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर शुड कैरी मिनिमम ए वाइड एंगल लेंस, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपके कैमरे में वाइड एंगल लेंस तो होना ही चाहिए। तो जहाँ भी आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो फ़ोटो खींचने की, तो ऑलवेज यूज़ है वाइड एंगल लेंस। श्योर। देन नेक्स्ट लेंस इज़ 50 mm लेंस, जो हमारे कैमरे में अभी लगा हुआ है। 50 mm मतलब एक, इसको नॉर्मल लेंस भी बोलते हैं, प्राइम लेंस भी बोलते हैं। कि ह्यूमन आई जो होती है वो 46 डिग्री पे देखती है, तो मेरा जो लेंस है 50 mm वो भी 46 डिग्री पे व्यू करता है। तो एक आम आदमी को जो दिखाई देता है वो इस कैमरे को आम तरीके से दिखाई देता है। एंड सबसे नॉर्मल पिक्चर जो होती है वो 50 mm से ही आती हैं। ये याद रखना कि जितना भी आप वाइड एंगल या फिश आई लेंस यूज़ करते हो, पिक्चर में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने वाइड एंगल लेंस से किसी का क्लोज़अप खींच दिया या बहुत ज़्यादा पास जाके फ़ोटो खींच लिया, तो आपकी नाक बड़ी बड़ी आने लगेगी, चेहरा छोटा हो जाएगा, या फ्रंट की चीज़ें थोड़ी बड़ी आती हैं, और फिश आई में तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए जो 50 mm का लेंस होता है वो सबसे एक्यूरेट होता है, जो रियल पर्सपेक्टिव हमेशा लेता है। तो कभी भी ऐसा जनरल पर्पस फ़ोटो जो लेनी है आपको, कोशिश करो 50 mm के लेंस से लेने के लिए। तो 50 mm के लेंस का एंगल ऑफ व्यू होता है 46 डिग्री, और एक नॉर्मल रेंज रहती है उसकी व्यू करने की। अब उसके बाद जैसे जैसे 50 से आप ऊपर बढ़ते जाते हो, उस तरह के लेंस फिर वो टेलीस्कोपिक रेंज में आना शुरू हो जाते हैं। 50 mm के बाद आता है आपका 80 mm आता है, 70 mm आता है, 135 mm आता है, मतलब अलग अलग रेंज। जैसे ये वाला लेंस है, ये 135 mm का लेंस है। इसकी खासियत क्या है, ये सिंगल पर्सन पोर्ट्रेट खींचने, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ा फोकल लेंथ यूज़ करोगे तो ज़्यादा लोगों की फ़ोटो नहीं आएगी उसमें, किसी एक की आएगी। ठीक है ना। तो किसी का पोर्ट्रेट लेना है आपको, खाली शोल्डर तक फ़ोटो लेना है या चेस्ट तक फ़ोटो लेना है, तो उसके लिए इस तरह के लेंसेज यूज़ होते हैं। या आपको भीड़ में से किसी सिर्फ एक आदमी का फ़ोटो खींचना है, किसी बच्चे का फ़ोटो खींचना है, तो आप 80 mm, 135 mm, 125 mm इस तरह के लेंसेज यूज़ करते हो। ठीक है। उसके बाद फिर 200 mm, 500 mm अलग अलग रेंज बढ़ती जाती है। तो 200 mm मतलब आप थोड़ा सा दूर की चीज़ें खींचने के लिए, आपका जो कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं, भीड़ में बैठ के किसी एक आदमी का फ़ोटो खींचना है, बिना बताए किसी को चुपके से फ़ोटो खींचना है, तो ऐसी जगहों पे 200 mm, 250 mm इस तरह के लेंस यूज़ होते हैं। या फिर जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का जिनको शौक़ होता है, बर्डिंग का शौक़ होता है, वो 200 mm तो खैर बर्डिंग के लिए कम पड़ता है, बट 200 mm मोस्टली आपके कैंडिड फोटोग्राफी में प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं उसको। कि एक जगह आप कहीं कोने में खड़े हो गए, आपको कोई नहीं देख रहे हो, आप दुनिया को देख रहे हो, आप दूर से किसी एक फ़ोटो फोकस करके आप खींच सकते हो। तो 200 mm का लेंस जो होता है या 300 mm का जो लेंस होता है, वो एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को एम करने के लिए होता है, कि आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का
उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस का फ़ोटो खींच सकते हो। जैसे कोई बच्चा कहीं पे खेल रहा है, आप बैठ जाओ वहाँ पे एक कोने में बैठ जाओ कैमरा लेके, वो हर 2 सेकंड में अपना पोज बदलता है। आप मल्टीपल पिक्चर लेते रहो अलग अलग पोज, उस बच्चे को पता ही नहीं चल पाएगा कि उसको कोई वॉच कर रहा है और आप उसकी फ़ोटो लेते रह सकते हो। तो नॉर्मली ये 200 mm हुआ या 200 अबाव 250 mm है या 300 mm है, ये इस तरह के काम में आते हैं। उसके बाद 200 mm के जितने भी ऊपर के लेंस हैं, लाइक 400 mm है, 500 mm है, 800 mm है, 1200 है, 1600 है, अलग अलग फिर वो बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे mm बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे चीज़ें आपके क्लोजर आती जाती हैं तो इमेज का साइज़ बड़ा होता जाता है। सेम पिक्चर को अगर आप 28 mm से मान लो किसी सीनरी लैंडस्केप में चले गए, आप वहाँ एक छोटी सी हट बनी हुई है, पीछे पहाड़ भी हैं, सामने ट्रीज़ भी हैं, छोटी सी नदी बह रही है, पुल है उसके ऊपर, ठीक है। अब आप जैसे वाइड एंगल से फ़ोटो खींचोगे तो सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपने 50 mm लगाया तो हो सकता है सामने की जो छोटी सी हट है वो गायब हो जाएगी, ब्रिज आएगा, ट्रीज़ आएंगे, पीछे माउंटेन है वो आएगा, सब कुछ आएगा। उस वक्त जैसे ही आपने 200 mm का लेंस लगाया उसमें, तो सामने वाली जो हट है वो भी गायब हो जाएगी और दूर की जो खाली माउंटेन्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो सब आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने अगर 1000 mm का लगा दिया तो वो सब भी दूर हो जाएगी, आपके माउंटेन का ऊपर एपेक्स से खाली उतना पोर्शन आएगा। तो बेसिकली ये है कि जैसे जैसे आप mm बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपकी फ्रेम साइज़ में एक पर्टिकुलर चीज़ें जो है खाली वो कैच होना शुरू होती हैं। और जितना ज़्यादा वाइडर ये लेंस यूज़ करते हो उतने ज़रूरत बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके लेंस में आती है। तो बेसिक पर्पस ये है लेंस को बदल बदल के यूज़ करने का। तो हर फोटोग्राफ़र अपने हिसाब से ये चूज़ करता है कि मेरे इस इवेंट में मुझे क्या दिखाना है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको अधिक लोगों का फ़ोटो खींचना है किसी भी इवेंट में तो ऑलवेज़ यूज़ ए वाइड एंगल लेंस। जनरल पर्पस फ़ोटोग्राफ़ी करनी है 50 mm का लेंस यूज़ करो। पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का खाली पोर्ट्रेट बनाना है तो आप 85 mm 135 mm का लेंस यूज़ कर सकते हो। दूर से खड़े हो के आपको कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, एक्सप्रेशंस लेना है, फेशियल एक्सप्रेशंस देना है, किसी के भीड़ में नहीं जाना है, कोने में खड़े होकर फ़ोटोग्राफ़ी करनी है तो आप 200 mm 250 mm 300 mm का लेंस यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको बर्डिंग करनी है, क्योंकि चिड़िया बर्ड जितने भी आप उससे नज़दीक नहीं जा सकते हो तो दूर है आपसे बहुत ज़्यादा, तो उस केस में फिर आप 500 mm 800 mm 1200 mm 1000 mm ऐसा लेंस यूज़ करोगे। देन इफ़ यू गो फॉर ए स्पोर्ट्स फोटोग्राफ़ी, तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफ़ी जैसे मान लो आप क्रिकेट की फ़ोटो खींच रहे हो तो आपको पिच के ऊपर तो जो नहीं जाने देगा कोई भी, लेकिन आपका अट्रैक्शन तो पूरे टाइम पिच रहेगा। पिच के ऊपर जो बॉलिंग हो रही है, बॉल रहेगा, बेल्स उड़ रही हैं, तो वो सारी फ़ोटोज़ कैप्चर करनी है आपको। तो आपको उस समय आपके कैमरे का फोकल लेंथ वो होना चाहिए जो कि पूरे फ्रेम के ऊपर सिर्फ बैट्समैन, उसका बैट और पीछे का विकेट सिर्फ उतना दिखाई दे। तो उसके हिसाब से जो भी फोकल लेंथ शूट कर रही होगी, जो कि नॉर्मली करीब 1500 mm का जो लेंस रहता है वो यूज़ में आता है। देन इफ़ यू गो फॉर ए वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी मतलब आप वाइल्ड एनिमल्स का फ़ोटो खींचने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप उनके बीच में तो नहीं जा सकते हो, तो आप किसी एक सेफ़ जगह पे अपनी कोई एक हट बनाओगे या किसी ट्री के ऊपर बैठोगे या कोई भी ऐसी जगह होगी जो कि बिल्कुल चारों तरफ से सेफ़ रहेगी, पूरा जंगल एक्सपोज रहेगा बाहर, तो उसके अंदर बैठ कर सिर्फ आप अपने कैमरे का लेंस खिड़की से बाहर निकाल के बैठ जाओगे इवेंट की तलाश में कि कब कौन सा एनिमल आता है। तो उसके लिए आपका लेंस हो सकता है आपको 1600 mm 2000 mm की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत दूर की चीज़ें आपके फिर क्लोज रेंज में आ जाएगी। तो बेसिकली जितने भी mm हैं ये आपकी यूटिलिटी के हिसाब से हैं। किसी के पास 2000 mm का लेंस है तो उसको देख के मुझे नहीं सोचना चाहिए यार मेरे पास 2000 mm का लेंस क्यों नहीं है, मैं करूँगा क्या उसका। मुझे तो ये देखना चाहिए कि मेरी यूटिलिटी क्या है, मुझे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो कभी भी किसी के पास कोई आइटम है उसको देख के आप कभी अट्रैक्ट मत होना, आप तो खाली हमेशा अपनी नेसेसिटी देखना कि मुझे क्या ज़रूरत है, मेरा पर्पस क्या है, मैं फ़ोटोग्राफ़ी किस चीज़ की कर रहा हूँ। सपोज़ अगर आप वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो तो आपके पास 200 mm का जो लेंस होता है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो शुरुआत में जब आप फ़ोटोग्राफ़ी करते हो तो आपको एक जो मैंने बताया था अभी, एक ये वाला लेंस अगर आपके पास 18-200 का लेंस है तो उससे आपके सारे पर्पस कवर हो जाते हैं। मतलब आप क्लोज कमरे में भी फ़ोटो खींच लेते हो,
आप दूर का कैंडिड फ़ोटो भी ले लेते हो। सपोज़ दूर मतलब सपोज़ आपसे कोई 50 फीट की दूरी पे बैठा हुआ है, आप उसका भी एक पोर्ट्रेट अपने कैमरे में ले सकते हो। या बिल्कुल छोटे से कमरे में आपको डाल दिया गया फ़ोटो खींचने के लिए, 18 mm आपके कैमरे के लेंस में है, आप 18 mm से छोटे कमरे के अंदर भी फ़ोटो खींच सकते हो। तो बिल्कुल एक आइडियल लेंस अगर हम बोलते हैं किसी फ़ोटोग्राफ़र के लिए, तो 18-200 का जो लेंस होता है वो बहुत ज़्यादा आइडियल लेंस माना जाता है। इससे आप सारे तरह की फ़ोटोग्राफी कर सकते हो प्रोफेशनल। क्योंकि नॉर्मली जो किट लेंस होते हैं वो आपको 18-50 देते हैं, इससे आप या 18-55 देते हैं। 18-55 मतलब इसमें आप वाइड एंगल भी यूज़ कर लोगे, कमरे के अंदर भी यूज़ कर लोगे। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा दूर की फ़ोटो खींचना चाहते हो, कैंडिड टाइप की फ़ोटो खींचना चाहते हो, तो वो आपका इस लेंस से नहीं आएगा। ओके, देन इसके बाद इसी कॉस्ट रेंज में जो अगला लेंस आता है वो आता है, ये वाला लेंस आता है। ये नॉर्मली 70-200 होता है। इसमें आप कैंडिड टाइप की फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, दूर की चीज़ें खींच सकते हो। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या रहेगा, आप जब ये लगा चुके हो अपने कैमरे में और एकदम से आपके पास का कोई शॉट लेना पड़ जाता है तो वो आप नहीं ले पाओगे, उसको इमीडिएटली आपको लेंस चेंज करना पड़ेगा। सपोज़ अगर इस 70-200 mm के कैमरे को लेकर अचानक किसी ने आपका कमरे के अंदर बुला लिया तो कमरे के अंदर का फ़ोटो आप 70-200 से नहीं ले पाओगे। उस समय फिर आपको तुरंत अपना इस लेंस को चेंज करके 18-55 या 18-70 जो भी है आपका वो लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 18-200 लगा हुआ है आपके कैमरे में तो आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस एक 18-200 से आप अपना सारा इवेंट कवर कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि तीनों लेंस अलग अलग हैं। आपको मैंने 3 लेंस दिखाए जो कि नॉर्मली एंट्री लेवल कैमरों के साथ में मिलते हैं। एंट्री लेवल कैमरे के साथ में आपको ये लेंस मिलता है 18-55। ठीक है, ये आपने कैमरे के साथ में मिल गया आपको। अब अगर आपको लगता है कि मुझे एक लेंस और चाहिए तो आपके पास 2 चॉइस रहेगी। या तो आप ये ख़रीद लो लेंस जो कि 70-200 होता है, 70-300 होता है, ये थोड़े से कम कॉस्ट में आता है। ये मिल जाएगा आपको मेरे ख्याल से 12 से 20 हज़ार के रेंज में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये लेना चाहोगे 18-200 या 18-300, ये लेंस आपको 40 हज़ार से ऊपर के रेंज में आएगा। 40, 45, 50 एग्जैक्टली मुझे प्राइस तो नहीं मालूम अभी, लेकिन इसी रेंज में आता है। 40 हज़ार से शुरू होता है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी कैमरा बॉडी के साथ में एक और सिर्फ एक 18-200 का लेंस है, आपकी शुरुआती दौर में कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट यू गो फॉर ए 18-200 लेंस, एंड इन एडिशन टू दैट अगर आप एक 50 mm का लेंस ले सको तो वो जो इस कैमरे में लगा हुआ है, तो इसमें क्या खासियत होती है, जब आप पोर्ट्रेट लेते हो किसी का या किसी बच्चे का फ़ोटो खींचते हो, पास से फ़ोटो खींचते हो, तो बहुत शार्प पिक्चर आती है इसमें। प्लस अभी हम एक दूसरी चीज़ बताने जा रहे हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, फिर वो भी काम आएगा उसमें। तो अभी बेसिकली आपने सारे लेंसेज के वैराइटीज़ देख ली, फोकल लेंथ के हिसाब से और एंगल ऑफ व्यू के हिसाब से, यूटिलिटी उनकी देख ली कि कहाँ कहाँ कौन सा लेंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहलाता है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी कैमरे में जब हम कोई लेंस लगाते हैं और उसमें जो अपर्चर देते हैं, उस अपर्चर के हिसाब से कितने दूर तक की चीज़ें फोकस में आ रही हैं वो वैरी करती है आपके कैमरे में लगाए हुए अपर्चर के हिसाब से। ये समझ में आया? कैसे समझ में आया मैं भी करके दिखाता हूँ। सपोज़ आपने अपने कैमरे में 1.8 का डायफ्राम लगाया है, तो आप जिस पर्टिकुलर पर्सन को एम करोगे खाली वही फोकस में रहेगा। उसके आगे कोई चीज़ रखी हुई है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगी, उससे पीछे कोई रखा हुआ है या कोई खड़ा हुआ है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वही फोकस में आएगा। अभी हम करके दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। अभी क्या हुआ,
सबसे आगे जॉय की फ़ोटो तो क्लियर है, चेतन मिड ऑफ फोकस है और रमेश तो टोटली आउट ऑफ फोकस हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन ये फ़ोटो जो खींची है मैंने अभी, ये 1.8 डायफ्राम पे खींची है। ऐसा हम कब करते हैं? हम जानबूझ के करते हैं कि पीछे के लोगों की पिक्चर क्लियर नहीं आए। मान लो ग्रुप में से मुझे किसी खाली एक पर्सन को ही इम्पोर्टेंस देनी है, बाकी लोगों को मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ जिसकी फ़ोटो खींच रहा हूँ उसी को फोकस में रखूँगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं, बाकी लोग बैठे हैं उनका मैं क्या करूँ? तो उनकी फ़ोटो आउट ऑफ फोकस हो जाएगी अगर मैं डायफ्राम को बड़ा कर दूँगा। तो अगर यही फ़ोटो जो अभी मैंने खींचा है, इसी फ़ोटो को अगर मैं अभी इसमें रमेश से लेके सबकी पिक्चर क्लियर हो गई, फोकस क्लियर हो गया। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, यही वाली फ़ोटो अगेन सिर्फ तुम्हारी फोकस करके दिखाता हूँ। रमेश बिल्कुल गायब हो गया। इस बार चेतन को फोकस किया, चेतन की फ़ोटो आई, जॉय गायब हो गया। दिख रहा है? चेतन इज इन फोकस, तुम्हारी फ़ोटो आउट ऑफ फोकस है, पीछे वाले की फ़ोटो आउट ऑफ फोकस है। अब मैं तुमको अगर मैं क्लियर करूं तो चेतन गायब हो जाएगा, तुम्हारी क्लियर हो गई, चेतन आउट हो गया, रमेश बिल्कुल आउट हो गया। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है, आप जिसको चाहो फोकस में ला दो, जिसको चाहो उसको आउट ऑफ फोकस कर दो। तो ये पर्पस है इस वाले लेंस का। जैसे जैसे आप फिक्स फोकस की तरफ जाते हो, जैसे 50 mm का लेंस है, अगर यही काम मैं इससे करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। ये आपके सामने मैंने लेंस लगाया, अब इसमें मैं फोकल लेंथ बदलता रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने इससे लगाया, इसमें भी सारे लोग फोकस में हैं, इसको मैं जूम कर लिया तो भी सारे लोग फोकस में रहेंगे। इसको मैं सिंगल पर्सन भी कर लेता हूँ तो भी चेतन भी फोकस में रहेगा और जॉय भी फोकस में रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, जैसे से बहुत ज़्यादा 200 mm की तरफ चले जाओगे तो हल्का सा आउट ऑफ फोकस होगा, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही जो गायब, जैसे तुम्हारी तो बिल्कुल शार्प है ना, लेकिन इसमें जैसे ही मैं 50 mm लगाऊंगा तो पीछे वाला तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए जब आपको पीछे की चीज़ों को बिल्कुल गायब करना होता है, ब्लर करना होता है, तब आप फिक्स फोकस लेंस का इस्तेमाल करते हो। फिक्स फोकस लेंस में आपको बैकग्राउंड को ब्लर करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, जो कि आपके जूम लेंस में नहीं होती है। इसीलिए आपके जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स होते हैं उनको एक जूम लेंस के साथ साथ में एक प्राइम लेंस रखना ज़रूरी होता है। जो फिक्स फोकस लेंस होते हैं उनको प्राइम लेंस बोलते हैं। 50 mm हुआ, 24 mm हुआ, 16 mm हुआ, 18 mm हुआ, ये सारे प्राइम लेंस कहलाते हैं, जिसका कि फोकल लेंथ चेंज नहीं होता। जो चीज़ें मैंने बताई हैं आउट ऑफ फोकस करने वाली चीज़, वो 18 से भी कर सकते हो, 24 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, लेकिन जूम लेंस से इतनी आसानी से नहीं होगा। जूम लेंस से होगा, लेकिन जब आप फोकल लेंथ को बहुत ज़्यादा कर दोगे तब, जैसे मैंने अभी 200 mm कर दिया, 200 mm पे थोड़ा सा ये इफेक्ट आता है कि पीछे वाला आउट ऑफ फोकस हो जाता है। जैसे जॉय की फ़ोटो मैं खींचता हूँ तो चेतन थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो जाएगा इसमें, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि इस वाले लेंस में हो जाता है। 50 mm जब आप लगाते हो
इसमें पीछे वाले आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई अभी। इस चीज़ को यूज़ करते हुए इसके इनफाइनाइट यूजेस हैं। ख़ास तौर पे जब आप बच्चों का पोर्ट्रेट लेते हो, फ्लावर्स का क्लोज़अप लेते हो, या कोई भी ऐसा आप फ़ोटो खींचते हो जिसमें कि बैकग्राउंड बिल्कुल, जिसको बुके इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे मान लो आपने किसी को किसी पेड़ के सामने खड़ा कर दिया और पेड़ की झाड़ियाँ आ रही हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, जबकि अगर मान लो आपने किसी भी कलर के आउटफिट्स पहने हुए हों, अगर बैकग्राउंड में आपका जो पेड़ है वो बिल्कुल ग्रीन बुशेस बिल्कुल हेज़ी सी अगर आ जाती हैं तो पिक्चर ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो बेसिकली ये फिक्स फोकस जो लेंस है, प्राइम लेंस जो 50 mm का है, वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं आपके क्लोज़अप्स लेने में, पोर्ट्रेट लेने में, और इस तरह जैसे ब्राइडल फ़ोटोग्राफी आपको करनी है या ग्रूम की फ़ोटोग्राफी करनी है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की फ़ोटोग्राफी करनी है, तो आपको चाहिए कि उस पर्टिकुलर पर्सन के अलावा मुझे और किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। तो उस केस में आपका ये 50 mm का या 80 mm का लेंस यूज़ होता है। उसमें आपके बैकग्राउंड पूरे ब्लर हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ अभी? लेंस की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। व्हाट इज़ यूटिलिटी ऑफ 50 mm, 100 mm, 125 mm, 135 mm, जो भी है सब क्लियर हो रहा है ये? अब इसमें जो सबसे पहले मैंने बताया था कि एक लेंस में एक 16 mm का डायफ्राम इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरे लेंस में f16 जो इतना छोटा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? वो डिफरेंस इसलिए होता है कि अभी आपने फोकल लेंथ को समझ लिया अच्छे से, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझो, मैं समझाने जा रहा हूँ कि अलग अलग लेंस के हिसाब से डायफ्राम सेम रहता है लेकिन उनकी ओपनिंग का साइज़ बदलता क्यों है। जैसे इसमें 16 ये भी है और इसमें मैंने दिखाया था ये 16, दोनों f16 लगे हुए हैं, लेकिन दोनों का साइज़ अलग अलग क्यों है? पास से दिखाई दे रहा है, एक में छोटा है एक में बड़ा है। रीज़न अब समझ में आ जाएगा तुम्हें कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न। f नंबर जो होता है वो कुछ नहीं होता है। f नंबर इज़ अ सिंपल रेशो, है ना। रेशो तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इंडिया में 50% मान लो पॉपुलेशन ये है, 50% ये है, तो बराबर बराबर। तो इंडिया में कुछ और होगी, चाइना में कुछ और होगी, अमेरिका में कुछ और होगी। ऑल दो रेशो इज सेम। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे क्लास में 50% लड़कियाँ हैं, 50% लड़के हैं, फाइन। मेरे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 50 लड़के हैं, 50 लड़कियाँ हैं। लेकिन किसी क्लास में सिर्फ 20 बच्चे हैं तो 12 लड़के और 12 लड़कियाँ होंगी या 13 लड़कियाँ होंगी। तो तुम बोलोगे यार कि इसमें तो 50 हैं उसमें 12 हैं, ऐसा क्यों? बेसिकली इट्स अ रेशो। तो दैट इज़ द सेम डिफरेंस इन लेंसेस। आपका जो f नंबर है वो सिंपली रेशो है आपके टोटल इसका जो साइज़ है और आपके फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय ओपनिंग इज इक्वलेंट टू f नंबर। यू गॉट माई पॉइंट? आपका फोकल लेंथ जैसा जैसा बड़ा होता जाएगा, ऑल्दो f नंबर इज सेम, बट आपकी ओपनिंग बड़ी होती जाएगी। जितना छोटा लेंस रहेगा आपका f नंबर उसके हिसाब से चेंज होगा। तो मान लो अगर मैंने ये तो समझ लो 135 mm का लेंस है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं 1200 mm का लेंस लगा दूं तो 1200 mm लेंस का जो f16 होगा मेरे f1.8 से भी बड़ा होगा। ये समझ में आया? मेरे इस कैमरे का, मेरे इस लेंस का जो 1.8 में जितना खुला है बड़ा से बड़ा, हो सकता है कि मेरा वो जो 1600 mm का या 2000 mm का जो लेंस है उसका f16 हो सकता है मेरे 1.8 से भी बड़ा हो, क्योंकि वो तो रेशियो है ना उसका। तो f नंबर इज ऑलवेज ए रेशियो ऑफ फोकल लेंथ एंड द ओपनिंग ऑफ डायमीटर ऑफ द ओपनिंग। इसीलिए अब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ता जाता है आपका लेंस महंगा क्यों होता जाता है। देखो मेरे इस वाले लेंस में भी सबसे बड़ा जो डायफ्राम है वो 3.5 है। इधर देखो
इसका सबसे बड़ा डायफ्राम जो है वो 3.5 है, ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा डायफ्राम है वो 2.8 है, ठीक है, लेकिन इसका जो आउटर मोस्ट डायमीटर है वो इससे छोटा है, ठीक है ना। अब अगर इस वाले लेंस को मैं 2.8 बनाना चाहूँ तो मेरे को इसका डायमीटर और बड़ा बनाना पड़ेगा। इसी लेंस को अगर मैं 1.8 बनाना चाहूँ तो और बड़ा बनाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपका f नंबर मैं किसी भी लेंस का बढ़ाता जाता हूँ तो मुझे मेरा इसका डायमीटर उतना बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी f नंबर ज़्यादा के लेंसेस होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो एक आम आदमी की एफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जो बन सकता है मैक्सिमम वही बनाया जाता है कॉमन यूज़ के लिए। बाकी स्पेशल पर्पस के लिए जो लोगों के पास लेंसेस होते हैं, जैसे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं, उनके 2000 mm के लेंस भी आपको 1.8 और 2.8 के मिल जाएंगे, लेकिन उसको ख़रीदने की कैपेसिटी आम आदमी की नहीं होगी, क्योंकि उसकी कीमत पे 16-17 लाख रुपए हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा लेंस हो जाएगा वो। आप ये चीज़ समझ रहे हो ना। मैंने f नंबर बढ़ाया, साथ साथ में मैंने उसका फोकल लेंथ भी बढ़ाई और f नंबर भी बढ़ाया, तो अल्टीमेटली तो ये डाया बढ़ना ही बढ़ना है। और जितना मैंने छोटा f नंबर रखूँगा, जितना मैं उसका फोकल लेंथ छोटा रखूँगा, उतना मेरा लेंस का साइज़ छोटा होगा। तो बेसिकली आप देखो सबकी कैपेसिटी अलग अलग, जितने भी लेंस मैं दिखा रहा हूँ आपको, सबके साइज़, ये आपके जो फ्रंटल साइज़ हैं सबके बदलते रहते हैं। ये वाला जो है ना, हर कोई अलग अलग कैपेसिटी के हैं। मैक्सिमम लेंस जितने भी हैं सभी आपके कैपेसिटी सबकी सेम है, लेकिन जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका डायमीटर बढ़ता जा रहा है और कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो अगेन एक बार और रिपीट कर देते हैं, जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ेगी आपकी, आपके लेंस का कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट सेम कैपेसिटी के दो लेंस जिसकी अगर f नंबर भी बढ़ता जाएगा तो जैसे जैसे f नंबर बढ़ेगा आपके एक लेंस की कॉस्ट और बढ़ती जाएगी, उसकी शार्पनेस भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो कम से कम लाइट के अंदर फ़ोटो ले सकता है। अगर मान लो मेरा 3.5 का लेंस है और आपका 1.8 का लेंस है, तो 1.8 का लेंस आपका 3.5 से 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया, तो डेफिनेटली वो लो लाइट में आपकी फ़ोटो ले लेगा। तो इसीलिए ये लेंसेज जो होते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। जो 2.8 से बड़े वाले जितने भी होते हैं लेंस, उनको फास्ट लेंस बोला जाता है। 2.8, 1.8, 1.6, 1.4, 1.2 भी मिल जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह के जो लेंस होते हैं फास्ट लेंस कहलाते हैं, कम से कम रोशनी में फ़ोटो खींच लेते हैं, इसलिए इनको फास्ट बोला जाता है। 2.8 से ऊपर वाले जो होते हैं वो इस वक्त नॉर्मल मिड रेंज लेंस बोला जाता है। और ये जो जितने भी बड़े जूम लेंस होते हैं, जो बड़े जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, 1000 हुई, 2000 हुई, 1500 हुई, इसलिए उनका f नंबर देखना नॉर्मली 5.6 या 8 तक में ही टर्मिनेट हो जाता है। उसमें आपको 1.8 और 2.8 आपको नहीं मिलेंगे, रेयरली मिलते हैं, और मिलेंगे भी तो बहुत कॉस्टली मिलेंगे। तो जनरल पर्पस जो लेंस होते हैं नॉर्मली वो 4.5 या 5.6 पे ख़त्म हो जाते हैं, बड़े वाले जो ज़्यादा फोकल लेंथ के जो लेंसेज होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है हर चीज़ का? एनी डाउट? लेंसेज सारे कवर हो गए, आपकी फोकल लेंथ कवर हो गई, आपका एंगल ऑफ व्यू कवर हो गया, ये सारा कुछ समझ में हो गया। आपको किस फोकल लेंथ को कहाँ यूज़ करते हैं वो आपको समझ में आ गया। ओके।